गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं संजय राजपूत एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जूलॉजी के वन शॉट वीडियो लेक्चर की सीरीज देखने वाले हैं और इस पूरी सीरीज में हम हर एक टॉपिक को या हर एक चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉग। आज का जो हमारा टॉपिक लिया हमने वो क्या है? फ्रॉग। तो इस फ्रॉग के पूरे सिस्टम्स, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फाइलम फ्रॉग। और फ्रॉग में हम अगर बात करें इसके क्लासिफिकेशन की तो फ्रॉग बिलोंग्स टू फाइलम कार्डेटा। फ्रॉग बिलोंग्स टू फाइलम कार्डेटा। हम फ्रॉग का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और वेल डेवलप्ड फाइलम कौन सी है? कार्डेटा। और उसी की क्लास जो है वो क्लास हमारी फ्रॉग की कौन सी है? एम्फीबिया क्लास को बिलोंग करती है। और एम्फीबिया मतलब सीधी सी बात है, फ्रॉग्स कैन लाइव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर। तो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकती है कौन? फ्रॉग। फ्रॉग दोनों जगह सरवाइव कर सकती है और ऐसे एनिमल्स को हमने कहाँ प्लेस किया है? एम्फीबिया। तो frog belongs to phylum Chordata, class Amphibia, and most common species in India, that is Rana tigrina. Rana tigrina frog most common species है कहाँ की? इंडिया की। वैसे एम्फीबियंस में 80 से 90% कौन आती है? फ्रॉग। और फ्रॉग में भी राना टिग्रिना जो मेंढक है, फ्रॉग है, जो उछल कूद देखते हैं हम मेंढक की, वो इंडिया में मेनली कौन सी दिखाई देती है? राना टिग्रिना। आगे चले यदि हम तो मेंढक क्या शो करती है? कैमोफ्लेज। क्या शो करती है? कैमोफ्लेज। एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। इस फ्रॉग के पास अपने एनिमीज से बचने के लिए एक एबिलिटी है जिसके द्वारा ये अपनी बॉडी का कलर क्या कर लेती है? चेंज। ये वैसे ही जैसे आपने लिजार्ड देखे होंगे, गिरगिट देखे होंगे, गिरगिट जैसे अपना रंग बदल देता है वैसे ही ये भी अपनी बॉडी का कलर क्या कर लेती है? चेंज। और इसकी इस एबिलिटी को क्या नाम दिया है? कैमोफ्लेज। ये इसकी एबिलिटी है। लेकिन इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड एज मिमिक्री। लेकिन इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है? मिमिक्री। मिमिक्री करना मतलब किसी की नकल करना, एक्टिंग करना उसी की। और ये मिमिक्री करती है फ्रॉग इसकी अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। जैसा इन्वायरमेंट बाहर का होता है, जैसे ग्रीन ग्रास है तो इस फ्रॉग की स्किन का कलर हो जाएगा ग्रीन। अगर रूखी सूखी ग्रास है, सूख गई है घास, तो उस समय इसका ब्राउनिश कलर हो जाएगा। तो जैसा एनवायरनमेंट का कलर होता है वैसे ही अपने बॉडी का कलर कर लेती है। और इसकी इसी प्रोसेस का नाम हमने क्या दिया है? मिमिक्री। आगे चले तो कोल्ड ब्लडेड आर पोइकिलोथर्मस। फ्रॉग जो है वो कैसी है? कोल्ड ब्लडेड आर पोइकिलोथर्मस। ऐसे एनिमल जिनका ब्लड कोल्ड होता है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? पोइकिलोथर्म्स। एंड देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। पोइकिलोथर्म्स जो होते हैं उन एनिमल का बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? चेंज। जैसे बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, सर्दियों के दिन है, और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। और बाहर अगर इन्वायरमेंट का गर्मियों के दिनों में समर सीजन में टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाता। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर चेंजेस आते हैं वही चेंज इसी के अंदर दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा हमारे साथ नहीं है। बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब भी थर्मोमीटर लेकर हम मेजर करते हैं कितना डिग्री सेल्सियस आएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। और हम है वार्म ब्लडेड
और फ्रॉग है कोल्ड ब्लडेड। तो क्या सर, ऐसे में तो अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ सीजन के अकॉर्डिंग, तो फिर ये फ्रॉग तो इस ठंडी के मौसम में, विंटर सीजन में, तो इसके टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाएगा और इस लो टेम्परेचर पर एंजाइम वर्क नहीं करेंगे, इसकी डेथ हो जाएगी। और समर सीजन में टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय। तो कैसे सर्वाइव करेगी? इसीलिए मेंढक, फ्रॉग सर्वाइव सर्वाइव करने के लिए टू टाइप्स के फिनोमिनन अप्लाई करती है। वन इज हाइबरनेशन एंड अनदर वन इज एस्टिवेशन। इस इन्वायरमेंट के चेंजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये हाइबरनेशन और कहा जाती है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का मतलब है कि ये जमीन के अंदर इस तरह से गड्ढा बनाती है और गड्ढा बना के अंदर आराम से ये फ्रॉग क्या हो जाती है, सो जाती है। जमीन के अंदर ये गड्ढा बना के आराम से अंदर क्या हो जाएगी, सो जाएगी। तो इस सॉइल के अंदर बरो फॉर्म्ड करेगी और बरो के अंदर ये आराम से क्या हो जाएगी, सो जाएगी। इसे हम विंटर स्लीप कहते हैं, या क्या नाम दिया है, हाइबरनेशन आर विंटर स्लीप। क्या नाम दिया है, हाइबरनेशन आर विंटर स्लीप। और ये डीप बरो के अंदर पहुंच जाती है और आराम से जाकर सो जाती है। इस समय इसका पूरा काम बीएमआर पर चलता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इस समय इसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, स्किन के द्वारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये आंख, मुंह, नाक सब बंद करके सोई हुई है, बिल्कुल ऐसी सोई है जैसे कोई मुर्दा हो, डेड बॉडी जैसी हो गई है, और अभी भी इसमें हार्ट बीट चल रही है। इस प्रोसेस का नाम है हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारी वैसी ही है एस्टिवेशन। ये कोल्ड इन्वायरमेंट से बचना है और ये किससे बचना है, हाई सनलाइट टेम्परेचर से बचना है। एस्टिवेशन समर स्लीप है, ये विंटर स्लीप थी, ठंडी में सोई थी, ये गर्मी में सोई है। टेक शेल्टर्स इन डीप बरो, ऐसी जगह चली जाएगी समर सीजन में एस्टिवेशन करने जहां पर ठंडी हो, तालाब के किनारे, गड्ढों में, कीचड़ के अंदर, छायादार जगहों पे, शेडेड प्लेसेस पर ये चली जाती है और छिप जाती है और आराम से सोती है। तो टू टाइप्स के ये प्रोसेस अप्लाई करती है, वन इज हाइबरनेशन एंड अनदर वन इज एस्टिवेशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल चेंजेस। क्योंकि इसकी बॉडी का ब्लड कैसा है, कोल्ड, इसलिए इस एनिमल को क्या नाम दिया है, कोल्ड ब्लडेड आर्पोइक्लोथम्स। चलो आगे चलें। यदि हम मार्फोलॉजी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे कोई पूछे कि मेरे कितने हाथ है, 2 हाथ, 2 आंखें, या एक्सटर्नल अपीयरेंस दूर से देखने पर दिखाई दे जाए, और वही मार्फोलॉजी यहाँ पर देख रहे हैं हम। स्किन इज स्मूथ एंड स्लीपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इस फ्रॉग की स्किन जो होती है वो कैसी है, स्मूथ है, रफ नहीं है, कैसी है, स्मूथ और स्लीपरी है। हाथ में लो फ्रॉग को, तुरंत फिसल जाएगी, हाथ से उछल कर निकल जाएगी हाथ से। क्यों? क्योंकि इसकी स्किन पर क्या प्रेजेंट है, म्यूकस। और इस म्यूकस के कारण ही स्मूथ स्किन और कैसी हो गई है, स्लीपरी स्किन है। स्किन इज ऑलवेज मॉइस्ट, और इसकी स्किन कैसी हो गई है, मॉइस्ट। मॉइस्ट है, रूखी सूखी नहीं है, मॉइस्ट है, मॉइस्चर रहेंगे इसमें, क्योंकि ऊपर क्या है, म्यूकस। और म्यूकस वाटर का एब्जॉर्प्शन करता रहता है और म्यूकस इसको क्या बना के रखता है, मॉइस्ट। डोर्सल साइड ओलिव ग्रीन कलर। अब देखो इसका डोर्सल व्यू, ये ऊपर वाला व्यू डोर्सल है और ये नीचे वाला क्या है, वेंट्रल। तो डोर्सल व्यू अगर देखें फ्रॉग का तो कलर कैसा आता है, ओलिव ग्रीन कलर। फ्रॉग का कलर कैसा आएगा, ओलिव ग्रीन कलर। लेकिन अगर, और डार्क स्पॉट्स, इरेगुलर स्पॉट्स है ये, इरेगुलर क्या दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट्स, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स के साथ में। लेकिन अगर ये तो डोर्सल व्यू देखा, पलटा के देखें, ये वाला वेंट्रल व्यू देखें,
तो वेंट्रल साइड से अगर देखते हैं तो यूनिफॉर्म पेल येलो, हल्का पीला, यूनिफॉर्म पेल येलो कलर इसका दिखाई देगा। तो फ्रॉग को अगर आप पलट के देखते हो, वेंट्रल सरफेस पेल येलो, डोर्सल सरफेस कैसा रहेगा, ओलिव ग्रीन कलर का रहेगा। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। ये जानकर हैरानी होगी, मेंढक फ्रॉग अधिकतर हमको पानी में दिखा और नेवर ड्रिंक्स वाटर, पानी नहीं पीती। ये तो आश्चर्य करने वाली बात है कि फ्रॉग जो है वो रहती तो कहाँ है, वाटर में, लेकिन वाटर की ड्रिंकिंग नहीं करती। क्या करती है, वाटर कैसे लेगी, वाटर के बगैर काम चलने वाला नहीं है। इट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, इसकी स्किन से वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। स्किन वाटर का क्या कर लेगी, एब्जॉर्प्शन, लेकिन ये ड्रिंकिंग नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहां से देखें, बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक एंड टेल आर absent। फ्रॉग की बॉडी में टू पार्ट्स है, वन इज हेड एंड अनदर वन इज ट्रंक। हेड एंड ट्रंक, नेक गर्दन absent, नेक absent, टेल absent। नेक भी absent है और टेल भी क्या है, absent। ओनली टू पोर्शन है, वन इज हेड एंड अनदर वन इज ट्रंक। नेक एंड टेल क्या है, absent। ये नेक absent क्यों है, क्योंकि मेंढक को उछल कूद करना है, जंपिंग करना है, और जंपिंग करने में बैलेंस करना पड़ेगा, इसीलिए नेक इसमें से क्या कर दी, absent। नेक absent होगी तो बैलेंस में कोई समस्या नहीं आएगी। A pair of nostril is present above the mouth। ये यहाँ माउथ है और माउथ के ऊपर यहाँ वन पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट है, नोस्ट्रिल, जिससे एयर इनहेल करेगी। किससे इनहेल करेगी, वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल प्रेजेंट अबव द माउथ। और ध्यान दो यहाँ पर, आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। देखो आईज जो है इसकी, ये आईज कैसी है, बल्ज्ड, लार्ज साइज, और बल्ज्ड है बाहर निकली हुई। हमारी आंखें देखो अंदर धसी हुई, इसकी आंखें कहाँ है, बाहर निकली हुई। क्यों, क्योंकि इसमें गर्दन नहीं है। गर्दन नहीं है तो इसको इधर देखना हो तो पूरा मुड़ना पड़े, इधर देखना हो तो हम तो गर्दन से देख सकते हैं, इसको पूरा ही मुड़ना पड़े। अब मुड़ने में समस्या है, इसीलिए इसको नेचर ने एक गिफ्ट दिया कि तुम आंखों से देख लो, आंखें घुमा लो, गर्दन मत घुमाओ। क्या घुमाओ, आंखें। आंखों से इधर देख लेती है, आंखों से इधर, आंख घूम सकती है, इसलिए बल्ज्ड आईज है। और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लगा रखी है आंखों पर। क्यों लगा रखी, क्योंकि इसको वाटर के अंदर देखने में सुविधा रहे, क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों जगह सरवाइव कर सकती है। तो वाटर में इसको सरवाइव करने के लिए इसके अंदर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी है। ये एक्वेटिक एडाप्टेशन है फ्रॉग का। चलो आगे चलें। A membranous tympanum ear receives sound signals। यहाँ आइस के पीछे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, टिम्पेनम, ये ईयर है। ध्यान रखना, फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर हमारी तरह क्या है, absent। तो साउंड सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए यहाँ पर क्या लगा रखी है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। उसी से साउंड को क्या करती है, रिसीव। किससे रिसीव करेगी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। Forelimbs and hind limbs helps in swimming, walking, leaping and burrowing। फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, इसके ये है फोर लिम्स और ये हाइंड लिम्स। हेल्प किस किस में कर रहे हैं, स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, जंपिंग, लीपिंग मतलब जंपिंग, एंड नेक्स्ट है बरोइंग, गड्ढा भी खोदना इसको। तो ये सब किससे करेगी, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स से। और एक इंटरेस्टिंग बात, हाइंड लिम्स 5 डिजिट्स, लार्जर एंड मस्कुलर। देखो इसके जो फोर लिम्स है, ये फोर लिम्स है, ये कैसे हैं, स्मॉलर,
फोर लिम्स कैसे हैं? स्मॉलर। और इनमें डिजिट्स के नंबर कितने होंगे? 4। इनमें डिजिट्स कितनी होगी? 4 डिजिट्स है। लेकिन हाइंड लिम्स में डिजिट्स के नंबर कितने होंगे? 5। यहाँ 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। यहाँ 4 नहीं दिख रही, छिप गई है इधर। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फोर लिम्स में 4। और साइज क्या होगा? स्मॉल। लेकिन हाइंड लिम्स 5 डिजिट्स, लार्जर एंड मस्कुलर। मस्कुलर भी है ये। कौन से? हाइंड लिम्स। और कुछ कंट्री वाले, चाइना, जापान, ऐसे कंट्रीज वाले लोग तो इसके लेग को क्या करते हैं? खाते भी हैं, ईट भी करते हैं। गंदे लोग हैं लेकिन ईट करते रहते हैं इसके लेग को। कैसा लेग है? मस्कुलर लेग है। तो मस्कुलर लेग होगा कौन सा? हाइंड लिम्स। कितने डिजिट्स है? 5 डिजिट्स है इसमें। फोर लिम्स में कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स। फोर लिम्स स्मॉलर है और डिजिट्स के नंबर कितने हैं? 4 है। लेकिन हाइंड लिम्स लार्जर है और डिजिट्स के नंबर 5 है और मस्कुलर है। Feet have webbed digits that helps in swimming. इन फीट के अंदर क्या होगा? वेब्ड। वेब्ड का मतलब है ऐसी जाली लगी हुई है, यहाँ पर नेट लगा दी। क्या लगा दी है? नेट। वेब्ड। और नेट लगी है इनमें, वेब्ड टोज है, उससे वो आसानी से चप्पू जैसा, जैसे नाव चलाते चप्पू लगाता है कि नहीं हम, ऐसे ही चप्पू जैसा काम करेगी, आसानी से स्विमिंग कर सकती है ये वेब्ड टोज के कारण फ्रॉग। नेक्स्ट, फ्रॉग में क्या प्रेजेंट है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब मेल फ्रॉग अलग, फीमेल फ्रॉग अलग। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है। मेल फ्रॉग की बात करें तो इसमें क्या होगा? वोकल सेक्स, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड कॉपुलेटरी पैड। ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर केवल किसमें होगा? मेल फ्रॉग में। देख लेते कहां पर है ये मेल फ्रॉग। इस मेल फ्रॉग में ये फर्स्ट डिजिट्स में होता है कॉपुलेटरी पैड्स, और ये वाला इसका है वोकल शेक। वोकल शेक से ये साउंड प्रोड्यूस करती है, टर टर की आवाज लगाती है। जैसे बारिश के दिनों में रात के समय जब गड्ढों में पानी भर जाता है, आपको टर टर की आवाज नजर आ रही होगी। वो साउंड कहाँ से आ रहा है? इस वोकल शेक से। और ये साउंड लगाने वाला कौन होगा? साउंड लगाने वाला कौन होगा? मेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग नहीं है। मेल फ्रॉग फीमेल को बुला रहा है कॉपुलेशन करने के लिए। तो यहाँ कॉम्पिटिशन चल रहा है साउंड प्रोडक्शन का। जिसकी आवाज जितनी सुरीली होगी, फीमेल फ्रॉग उसकी तरफ क्या होंगी? अट्रैक्ट। तो मेल फ्रॉग के पास है वोकल सेक, साउंड प्रोडक्शन का। सेकंड है कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेशन के टाइम पर इनसे वो फीमेल की पीठ से चिपक जाता है, इन कॉपुलेटरी पैड से मेल। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मेल में प्रेजेंट होंगे और फीमेल में क्या रहेंगे? अब्सेंट। कौन कौन से? वोकल सेक एंड कॉपुलेटरी पैड। ये दोनों स्ट्रक्चर केवल और केवल किस में प्रेजेंट होंगे? मेल में। फीमेल में क्या रहेंगे? अब्सेंट। तो ये हमने जो स्टडी की है, किसकी स्टडी की है? मॉर्फोलॉजी। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ? एनाटॉमी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो किसका है? एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। एनाटॉमी मीन्स क्या है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के। और इस फ्रॉग की बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें हम ले रहे हैं सिस्टम्स। क्या देख रहे हैं? सिस्टम। और सबसे फर्स्ट जो सिस्टम हम यहाँ देखने वाले हैं वो कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। खाया पिया पचाया, डाइजेशन की बात चलेगी यहाँ पर सबसे पहले। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की अगर बात करें हम, तो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल ये ट्यूब है, ये देखो यहाँ पर से ट्यूब आ रही है, एलिमेंट्री कैनाल। और इससे रिलेट करने वाले, इसमें एंजाइम सिक्रेट करने वाली डाइजेस्टिव क्या है? ग्लैंड्स। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे पास है लीवर, गॉल ब्लैडर
और एक है पेंक्रियाज जो यहाँ दिख नहीं रहा है इस डायग्राम में। एनसीईआरटी के डायग्राम में पेंक्रियाज नहीं दिख रहा है। ये सारे के सारे क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड और ये एलिमेंट्री कैनाल, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रॉग्स आर कार्निवोरस, एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। फ्रॉग कैसा है, कार्निवोरस। लायन कैसा है, टाइगर कैसा है, कार्निवोरस। फ्रॉग भी कार्निवोरस है। हम कैसे हैं, हर्बीवोरस। नहीं सर कि ओमनीवोरस है, नहीं, हम हैं हर्बीवोरस। हम बन गए हैं ओमनीवोरस, अदरवाइज हम हैं हर्बीवोरस। रीजन, एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है उनकी जिन जो कौन है, कार्निवोरस। और जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, लॉन्ग। और हमारी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, लॉन्ग। इसलिए हम भी क्या है, हम एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होने के कारण हम भी है हर्बीवोरस। और फ्रॉग एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है और कैसी है, कार्निवोरस। चलो अब बात कर रहे हैं कि फ्रॉग में ये डाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे, वो समझने जा रहे हैं। फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं, स्टार्ट्स विथ माउथ। कहां से स्टार्ट हो रहा है, माउथ। और माउथ में यहां पर बाइलोब्ड टंग है। टंग जो है वो कैसी है, बाइलोब्ड, इस तरह की टंग है इसमें, बाइलोब्ड। ये टंग, ये माउथ से निकली टंग, ये बाइलोब्ड हो गई। इसने किसको जकड़ा, फूड को, इंसेक्ट को, और तुरंत खींच के लिए आती है। इस तरह बाइलोब्ड टंग से ये अपने शिकार को पकड़ लेती है। माउथ में क्या है, बाइलोब्ड टंग। माउथ से फूड कहाँ एंटर होगा, बक्कल कैविटी, जहां फूड को क्या किया जाएगा, ग्राइंडिंग, और साथ ही साथ सलाइवा इसके साथ क्या किया जाएगा, मिक्स। अब देखो, ये फेरिंग्स से होता हुआ कहाँ इंटर होगा, फूड, इसोफेगस में। इसोफेगस ये वाला ट्यूब अब यहाँ चालू हुआ। इसोफेगस शॉर्ट ट्यूब है, इसमें ज्यादा कोई लॉन्ग ट्यूब नहीं है। और ये इसोफेगस जाकर ओपन होता है किसमें, स्टमक में। इसोफेगस ओपन्स इन स्टमक। और स्टमक के अंदर टू सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, वन इज HCl एंड अनदर वन इज गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस और HCl क्या करेंगे, फूड का डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन नहीं, फूड का कैसा होगा, पार्शियली डाइजेशन। तो फूड का डाइजेशन और फूड का स्टोरेज, दो चीजें कहाँ होने वाली है, स्टमक में। ये रहा स्टमक, और इस स्टमक में फूड का क्या होगा, स्टोरेज। फूड का क्या होने वाला है, स्टोरेज। और स्टमक में ही फूड का पार्शियली क्या होगा, डाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर HCl और गैस्ट्रिक जूस का क्या हो रहा है, सिक्रीशन। चलो फूड अब स्टमक के बाद आगे बढ़ता है, कहाँ जाएगा फूड, इंटेस्टाइन। ये रही इंटेस्टाइन यहाँ। और इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है, इसे हम नाम देते हैं ड्यूडेनम। क्या नाम देते हैं इसको, ड्यूडेनम। और इस ड्यूडेनम की अगर हम बात करें, इस ड्यूडेनम की बात करें तो इस ड्यूडेनम को, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ये ड्यूडेनम, ये वाला कर्व्ड पार्ट। और इसी कर्व्ड पार्ट में ओपन होता है कौन, पेंक्रियाज। इससे आता है पेंक्रियाज, वो भी ओपन होगा। यहां से आया देखो ये पेंक्रियाज, ये कौन से जूस का सिक्रेशन करेगा, पेंक्रियाटिक जूस। और पेंक्रियाटिक डक्ट जाकर इस जूस को ले जाएगी किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। साथ ही साथ पेंक्रियाटिक जूस के साथ लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। ये लीवर भी सिक्रीट करेगा यहां से क्या, बाइल जूस, जिसे गाल ब्लेडर, ये रहा गाल ब्लेडर, इसमें क्या किया जाएगा, स्टोर। इस बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ होगा, गाल ब्लेडर। और गाल ब्लेडर से कॉमन बाइल डक्ट और इधर से पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर बनाती है हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। और ये डक्ट जाकर किसमें खुलेगी, इस इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। और इस इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में फूड का क्या होगा, डाइजेशन। तो दो जूस आए हमारे पास, एक आया है कौन सा, बाइल जूस पहला, और दूसरा आया हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस। और ये दोनों जूस मिलकर इस
इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में फूड का क्या करेंगे, डाइजेशन। ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से आया, इसको एक नाम दिया है, क्या नाम दिया है, काइम। और इस काइम पर स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में क्या स्टार्ट हो जाएगा, फूड का कंप्लीट डाइजेशन। कौन करेगा, चलो अगले वाले देख लेते हैं, इसके बाद वाली सीट पे चलते हैं। फैट का डाइजेशन जो होगा वो कौन करेगा, बाइल जूस। कहां से सिक्रेट हुआ, गाल ब्लेडर और लीवर से। और ये फैट को ब्रेक डाउन कर देगा, फैट लार्ज मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन कर देगा स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। कौन, बाइल जूस। तो बाइल जूस किस पर वर्क करता है, फैट पर। और पेंक्रियास से आने वाला पेंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या कर देगा, डाइजेशन। और इनमें को बदल देगा शुगर प्लस अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट करेगा, शुगर प्लस अमीनो एसिड में। ये काम कौन करेगा, पेंक्रियाटिक जूस। और ये दोनों जूस, एक पेंक्रियास से और एक कहां से आ रहा, गाल ब्लेडर लीवर से। ये इस तरह फूड का क्या हो जाएगा, डाइजेशन। कहां पर हो रहा है ये फूड का डाइजेशन, ये फूड का डाइजेशन हो रहा है इस ड्यूडेनम पार्ट में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल है, उस वाल में होता है विलाई एंड माइक्रोविलाई। इस इंटेस्टाइनल वाल के ऊपर पाए जाते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, ऐसे पॉइंट पे पाए जाते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। ये तो है विलाई और ये है माइक्रोविलाई। ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या करेंगे, फूड सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इंटेस्टाइन का, ताकि मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड का क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन। और फूड का डाइजेशन और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ होने वाला है, इंटेस्टाइन में। तो इस इंटेस्टाइन के अंदर ही फूड का क्या हो रहा है, मैक्सिमम डाइजेशन, और डाइजेस्टेड फूड का मैक्सिमम क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन से फूड आगे बढ़ा है कहां पर, रेक्टम। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का मैक्सिमम डाइजेशन और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहां हो गया, इंटेस्टाइन। अब ये फूड कहां बढ़ गया है, ये फूड बढ़ गया है रेक्टम वाले भाग में, इस वाले पार्ट में। ये रेक्टम वाला पार्ट, इसमें अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल को रेक्टम में क्या किया जाता है, स्टोर। और फिर क्लोएका, ये रहा क्लोएका, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्लोएका, ये वाला। इस क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर द्वारा कहाँ ले छोड़ देंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस तरह ये पूरा का पूरा हमारा क्या चला था, डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, माउथ। माउथ ओपन्स इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी फेरिंग्स, फेरिंग्स टू इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, क्लोएका, ये वाला पोर्शन। और क्लोएकल अपर्चर से ये अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाएगा, बॉडी के बाहर। इंटेस्टाइन में जो फूड इंटर होता है उसे क्या नाम दिया है, काइम, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ के पूछे जाएंगे। तो एक टॉपिक अभी हम और डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होंगे, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है हमारे पास, स्किन फ्रॉग में, लंग्स एंड बक्कल कैविटी। 3 टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे फ्रॉग में। कौन कौन से, स्किन, लंग्स एंड बक्कल कैविटी। क्योंकि मेंढक, फ्रॉग्स वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है और लैंड पर भी सर्वाइव कर सकता है, इसलिए उसमें 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, स्किन, लंग्स एंड बक्कल कैविटी। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो इसका लार्वा है उसमें गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। चलो, फ्रॉग्स कैन सर्वाइव ऑन बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। और वाटर और लैंड में दोनों जगह पर इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होंगे। वाटर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या रहेगा, स्किन, और स्किन से होने वाले रेस्पिरेशन को ही नाम दिया है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और ये स्किन की हेल्प से जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन किस में आ रही है, वाटर में, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, एक्सचेंज। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होगी, एक्सचेंज। जैसे ये इसकी बॉडी में, ये इसकी बॉडी की क्या है, स्किन, यहाँ क्या लगी है, स्किन, और इधर वाटर फ्लो हो रहा है। इधर फ्लो क्या हो रहा है, जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, इधर इधर ये वाटर है, और इस वाटर में है O2। तो वो O2 इसकी स्किन के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस से कहाँ आ जाएगी, बॉडी के अंदर। तो स्किन किसको डिफ्यूज कर लेगी, ऑक्सीजन को, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो ये स्किन के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन जो है, उसी को हमने क्या नाम दिया है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। dissolved oxygen in the water is exchanged by diffusion। और डिफ्यूजन की प्रोसेस से CO2 चली जाएगी बाहर और O2 आ जाएगी अंदर, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। और इस रेस्पिरेशन को क्या नाम दिया है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एक बात और, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में भी फ्रॉग दोनों के दोनों, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन की प्रोसेस में भी फ्रॉग स्किन के थ्रू ही क्या करता है, रेस्पिरेशन। तो हाइबरनेशन में जब जाके वो ठंड के दिनों में सो जाता है विंटर सीजन में, तब भी स्किन के थ्रू। और एस्टिवेशन समर सीजन में अगर वो गड्ढे में जाकर मदमस्त सो जाता है, तब भी किसके थ्रू, स्किन के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन। सेकंड, अगर हम बात करें ऑन लैंड, लैंड पर इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होगा, तो लैंड पर बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, तीनों, बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, तीनों इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे कहां पर, लैंड पर। और रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और स्किन के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये दोनों ध्यान रखना है आपको। लंग्स की बात करें फ्रॉग में हम, तो लंग्स कैसा है, वन पेयर ऑफ एलोंगेटेड, हमने देखा था, ये लीवर देखा था इस तरह से हमने, और लीवर से निकले हुए ऐसे आपने दो स्ट्रक्चर देखे थे, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, और इन्हीं इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, लंग्स। क्या बोल दिया है, लंग्स। इलोंगेटेड होंगे, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, पिंक कलर्ड, कलर रंग का कैसा होगा, लंग्स का पिंक कलर होगा। एंड सेक लाइक, सेक लाइक इसीलिए क्योंकि ये O2 CO2 का क्या करेंगे, एक्सचेंज, सेक लाइक। प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, ट्रंक रीजन के किस पार्ट में है, अपर पार्ट में, क्योंकि अपर पार्ट था, वो नीचे चलते गए तो इसका क्या आएगा, क्लोएका वाला पोर्शन लोअर पार्ट। वो डायग्राम हमने देखा भी था, एक बार और उस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। लंग्स अपेयर, टू लंग्स होंगे, एलोंगेटेड होंगे, एलोंगेटेड होंगे, कलर कैसा आएगा, पिंक कलर रहेगा, सेक लाइक। एंड प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, ट्रंक रीजन के कौन से पार्ट में होंगे, अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होंगे, कौन, लंग्स। एयर इंटर्स थ्रू नॉस्ट्रिल, इनकी बॉडी में एयर इंटर्स किसके थ्रू होगी, नॉस्ट्रिल। जैसे हमारे भी एयर किससे इंटर होती है, नॉस्ट्रिल से। कहाँ जाएगी, बक्कल कैविटी, कहाँ ओपन होगा, ये मुख में, बक्कल कैविटी, एंड देन लंग्स। तो एयर नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। और लंग्स में O2 CO2 का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा एयर का। ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका डिस्कस किया है, किसका, फ्रॉग का। और फ्रॉग दोनों जगह सरवाइव कर सकता है, वाटर एज वेल एज लैंड, दोनों जगह सरवाइव करने वाला है फ्रॉग हमारे पास। चलो अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रॉग का कौन सा सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें, फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब्ड टंग, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर स्टेटमेंट है।
क्योंकि बाइलोब्ड टंग से ही तो फूड को क्या करता है, कैप्चर। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज काइम, ये भी सही है। इट इज पासेस्ड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, वेरी गुड, ये भी करेक्ट आंसर स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टमक में पार्शियली फूड का डाइजेशन और वही कहा जाएगा ड्यूडेनम इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। बाइल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, बिल्कुल गलत। बाइल तो किसका डाइजेशन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। पेंक्रियास इज एब्सेंट, नहीं, पेंक्रियास तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट, और पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन। तो आपको बताना है इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट हमारे पास थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, मतलब सी आंसर यहाँ से क्या आएगा हमारा, करेक्ट। इनकरेक्ट बताना था, और इनकरेक्ट हमारे पास थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, नॉट ट्रू मतलब ट्रू नहीं है, मतलब गलत है, रॉन्ग बताना है आपको, इनकरेक्ट बताना है। फ्रॉग में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम करेक्ट है, 3 चेम्बर्ड हार्ट, ये भी करेक्ट है, हार्ट बीट रेट 64 बीट्स पर मिनट, ये भी करेक्ट है, हमारी 72 और इसकी 64 है, थोड़ा कम है। बचा ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी, यही रॉन्ग है, क्योंकि फ्रॉग की आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वही तो हमारा क्या है, आंसर। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा, ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी। इस तरह के एमसीक्यूज नीट में पूछे जाएंगे आपसे। चलो अब हम फ्रॉग में अगले सिस्टम की तरफ चल रहे हैं, और अगला सिस्टम फ्रॉग का हमारा कौन सा है, वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड है और क्लोज्ड टाइप है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड और क्लोज्ड टाइप यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और वेस्कुलर सिस्टम में 2 सिस्टम आते हैं, जैसा ह्यूमन में है, लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लिम्फ यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगा, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन रोल प्ले करने वाला कौन है, ब्लड, ऐसा ही यहाँ मेन कौन है, लिम्फ। और वो लिम्फ जिसमें फ्लो होगा उन्हें कहा जाएगा लिम्फ चैनल्स, और जिसके द्वारा ये लिम्फ स्टोर होगा और पंपिंग की जाएगी वो होगा लिम्फ नोड्स। जैसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, और ब्लड की अगर हम बात करें तो जो ब्लड है वो वैसा ही है जैसा वाटर, ब्लड मतलब वाटर, ब्लड वेसल्स मतलब पाइप, एंड हार्ट मीन्स पंपिंग मोटर। कुएं से पानी निकालना हो, बोरिंग से पानी निकालना हो, तो हार्ट मतलब क्या चाहिए, पंपिंग मोटर चाहिए। और पाइप में वाटर का फ्लो होगा, यहाँ पर ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स में, और फ्लो कौन होता है, ब्लड, जैसा उधर कौन फ्लो होता है, वाटर। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होगी और ब्लड होगा। और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होगा, लिम्फ चैनल्स होंगे और लिम्फ नोड्स होंगे। तो आपके एनसीईआरटी में ज्यादा डिस्कशन दिया नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम का फ्रॉग के, इसलिए हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। बस मैंने बता दिया ब्लड जैसा यहाँ लिम्फ है, ब्लड वेसल्स जैसा यहाँ लिम्फ चैनल्स हैं, और लिम्फ नोड जैसा यहाँ पर कौन है, हार्ट, ताकि कंपैरिजन में आपको समझ में आ सके। हम चलेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की तरफ फ्रॉग के, और तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर रहे हैं किसको, हार्ट। और फ्रॉग के हार्ट की बात करें तो ये हार्ट कितने चेम्बर होगा, 3 चेम्बर। फ्रॉग का हार्ट जो है हमारे पास चेम्बर कितने हैं, 3 चेम्बर। ये है हमारा एट्रिया, ये राइट एट्रिया, और ये है हमारा लेफ्ट एट्रिया, और ये हमारा है वेंट्रिकल।
तो हम अगर फ्रॉग के हार्ट की बात करें तो यहाँ कुल चेम्बर कितने हैं? 3 चेम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन बींग्स हमारे हार्ट की बात करें 4 चेम्बर्ड। ये पार्टीशन वाल आ जाती है वहां, और यहाँ ये पार्टीशन वाल क्या है? अपसेंट। आगे बात करें तो जो हार्ट होगा वो कैसा होगा? मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर है, मसल्स का बना होगा, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किस पार्ट में होगा? अपर पार्ट। हमने डायग्राम में भी देखा है, सबसे ऊपर जो डायग्राम था हमने वहां देखा हार्ट ही प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? हार्ट। लीवर के ऊपर क्या प्रेजेंट था? हार्ट। तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कवर्ड बाय पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये हार्ट की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को स्पेशल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, हार्ट मेम्ब्रेन। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स बाय पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। ये हार्ट पंपिंग करवाता है। ये हार्ट पंपिंग करता है तो ब्लड का क्या होता है? सर्कुलेशन। ये मोटर की तरह काम करेगा, पंपिंग करेगा इस तरह से, मसल्स के द्वारा ये पंपिंग करता है और इसी से ब्लड का क्या होगा? सर्कुलेशन। चलो आगे चलें। यहाँ हार्ट के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है और उसी से रिलेटेड एक फ्लो चार्ट यहाँ बताया है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, स्पष्ट समझ में आ जाए। देखते हैं, ये हार्ट का वेंट्रल सरफेस है, ये हार्ट का डोर्सल सरफेस है। ये फ्रंट व्यू से देखा गया हार्ट और ये बैक साइड से देखा गया हार्ट है, डोर्सल सरफेस से। तो वेंट्रल सरफेस से हार्ट देखें तो यहाँ लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया और ये वेंट्रिकल, और इसमें दिखाई देगा कोनस आर्टेरियोसस, सेक लाइक स्ट्रक्चर, कोनस आर्टेरियोसस। ये वेन से निकला, वेंट्रिकल से निकला है और ये दो जगह जाने वाला है। एक तरफ जाने वाला है ये लंग्स के पास और एक तरफ ये जाने वाला है बॉडी के पास। इधर वेंट्रल व्यू में देखे तो इसी को मैंने पलट दिया हार्ट को। ये हार्ट ऐसा था, अब पलट के ऐसा हो गया, यहाँ पर ऐसा और अब ऐसा। तो यहाँ देखें तो लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया और नीचे वेंट्रिकल। लेकिन पीछे से देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? साइनस वेनसस। ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर को नाम दिया है साइनस वेनसस। और इस साइनस वेनसस में कौन ओपन हो रहा है? वेना कावा। इधर बैक साइड में दिख रहा है और इसको इधर से देखने पर ये फ्रंट साइड में कौन दिख रहा है? वेना कावा। वेना कावा ओपन इन साइनस वेनसस। और साइनस वेनसस का कनेक्शन है किसके साथ? राइट एट्रिया के साथ। इसका क्या है कनेक्शन? किसका? साइनस वेनसस का। तो अब ब्लड की पंपिंग कैसे होगी, बॉडी में ब्लड कैसे जाएगा, उसका एक फ्लो चार्ट मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। समझो अब यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं बॉडी से। बॉडी में जो ब्लड गया, उस ब्लड बॉडी में तो पहुंचा दिया किसने? आर्टरीज ने। और बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट किसने किया है? वेन्स। वेन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और आर्टरी प्योर ब्लड को। तो इम्प्योर ब्लड को वेन्स ने क्या किया है? कलेक्ट। इम्प्योर ब्लड को वेन्स ने क्या किया? कलेक्ट। कहाँ से कलेक्ट किया है? बॉडी से। और कहाँ ले गई वो? वेना कावा। लार्ज वेन्स जिसको हम कहते हैं वेना कावा। वेना कावा सारी जाकर किसमें ओपन हो गई? साइनसस वेनसस में, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर में। कौन ओपन हो गई? वेना कावा। ये वेना कावा इधर से ओपन, इधर से ओपन, सब किसमें ओपन हुई है? साइनस वेनेसस, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है। और साइनस वेनेसस का कनेक्शन है किसके साथ? राइट एट्रिया। राइट एट्रिया में क्या डाल दिया? प्योर ब्लड की इम्प्योर ब्लड? इम्प्योर ब्लड कहाँ से आया? बॉडी से। ये वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर वेंट्रिकल में डाल दिया और एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। अब लंग्स का हम जानते हैं ब्लड का, ब्लड को क्या करता है? प्योर। और प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स से लेफ्ट एट्रिया। ह्यूमन बींग्स में भी कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रिया में। और लेफ्ट एट्रिया प्योर ब्लड को कहाँ डाल देगा? वेंट्रिकल में। लेकिन वेंट्रिकल में जानते हैं कोई पार्टीशन वाल नहीं है, तो प्योर ब्लड और इधर से आया इम्प्योर ब्लड।
राइट एट्रिया से इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट एट्रिया से प्योर ब्लड, और दोनों ब्लड जाकर मिक्स्ड हो गए कहाँ पर, वेंट्रिकल में कैसा ब्लड हो गया, मिक्स्ड ब्लड। और इस मिक्स्ड ब्लड को ये वेंट्रिकल साइनस कोनस आर्टेरियोसस सेक लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करता है। कौन सा ब्लड, मिक्स्ड ब्लड। कहाँ जाएगा, कोनस आर्टेरियोसस में। यहां से दो जगह ब्लड जाने वाला है, एक बॉडी की तरफ और दूसरा जाने वाला है लंग्स की तरफ। और लंग्स इसको मिक्स्ड को प्योर करके फिर कहाँ डाल देता है, वेंट्रिकल्स में। इस तरह से ये फ्लो चार्ट चलता है। तो एक बात जानने वाली है कि फ्रो की बॉडी में जो ब्लड जाता है वो कौन सा होगा, प्योर ब्लड की मिक्स्ड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड। ध्यान रखना कैसा ब्लड जाएगा, मिक्स्ड ब्लड। हाँ, वो एनसीईआरटी ने प्योर लिखा है, उसको प्योर बोल दे या मिक्स्ड बोले, वैसे सही लैंग्वेज तो क्या है, मिक्स्ड ब्लड ही कहा जाता है फ्रॉग की बॉडी में। और इसीलिए फ्रॉग थोड़ा क्या है, एक्टिव एनिमल नहीं है, क्योंकि ब्लड कैसा गया है, मिक्स्ड। इसलिए वो थोड़ा सा लेजी टाइप्स का है। 3-3 4-4 महीने ठंड में, 3-3 4-4 महीने गर्मी में सोता ही रहता है, बारिश में थोड़ा एक्टिव होता है वो, क्योंकि उसकी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है वो कैसा जा रहा है, मिक्स्ड ब्लड। और ये यहाँ का फ्लो चार्ट था। आगे यदि हम समझें तो ब्लड वेसल्स, और टू टाइप्स के सिस्टम है यहाँ पर, एट्रियल सिस्टम और वीनस सिस्टम। हार्ट से पूरी बॉडी के पार्ट में जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है, आर्टरी। प्योर ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसफर कौन करेगा, आर्टरी। और वीनस सिस्टम में वेन्स बॉडी के सभी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके किसमें पोर्ट करता है, हार्ट में। तो दोनों का अपोजिट फंक्शन है, आर्टरी प्योर ब्लड, वेन्स इम्प्योर ब्लड। आर्टरी हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेन्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ये थी हमारी ब्लड वेसल्स। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। और उसको हमने नाम दिया है यहाँ से, क्या नाम दिया है, ब्लड। और ब्लड की बात करें तो ब्लड्स के टू पार्ट्स हैं, वन इज प्लाज्मा एंड अनदर वन इज सेल्स। प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, और उस फ्लूइड में मिली हुई क्या है, सेल्स। और यहाँ पर 3 टाइप्स की सेल्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट सेल कौन सी है, आरबीसी। हमारे ब्लड में भी आरबीसी है। रेड ब्लड सेल्स आर इरिथ्रोसाइट्स, नाम दिया इसको। अभी हमने जैसा क्वेश्चन डिस्कस किया, फ्रोग की आरबीसी कैसी होगी, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस उसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट। और क्या प्रेजेंट होगा, रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ह्यूमन बींग्स की या मेमल्स की आरबीसी, मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट, हीमोग्लोबिन तो होगा। तो अगर हम इसकी आरबीसी की बात करें तो इसकी आरबीसी में क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन एचबी, और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा किसमें, आरबीसी में। फ्रोग की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन भी। दूसरा हमारे पास है डब्ल्यूबीसी। सेकंड क्या है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स। और थर्ड सेल से ये डब्ल्यूबीसी आर्मी या पुलिस की तरह काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। और थर्ड सेल है प्लेटलेट्स, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प्स करती है। कौन सी सेल, ब्लड प्लेटलेट सेल्स। तो ये 3 टाइप्स की सेल्स फ्रॉग के ब्लड में भी प्रेजेंट होंगी, ह्यूमन बींग जैसी। और लिम्फ के लिए एक फार्मूला दिया है, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस फ्यू प्रोटीन्स। ब्लड में से माइनस कर दो किसको, आरबीसी और फ्यू प्रोटीन्स को, तो वो क्या बन जाता है, लिम्फ। इसका मतलब लिम्फ में डब्ल्यूबीसी तो होगा ही होगा, प्लेटलेट्स होगा ही होगा, आरबीसी और कुछ प्रोटीन्स क्या रहेंगे, एब्सेंट। ये लिम्फ है यहाँ पर। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या देख रहे हैं हम, फंक्शंस। और ब्लड का फंक्शंस फ्रॉग में होगा सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो ब्लड है ये सभी सेल्स के पास न्यूट्रिएंट को सर्कुलेट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस O2 CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को। तो ब्लड के 3 मेन फंक्शन वो है, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर। तो ये हमारा जो था, ये था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
अब चलते हैं हम यहाँ पर, कुछ हमारे पास स्पेशल टाइप के पोर्टल सिस्टम लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? पोर्टल सिस्टम, स्पेशल सिस्टम जिन्हें बोला गया है पोर्टल सिस्टम। तो ये पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक है हमारे पास में, एक सिस्टम को हमने नाम दिया है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोल दिया है? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में एक क्या होगा? स्पेशल कनेक्शन है। क्या है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? चलो समझते हैं डायग्राम से आपको। ये है हमारा स्टमक, ये डुडेनम। यहाँ पर हमने देख लिया इधर से, यहाँ लगा है ये पेंक्रियास और यहाँ लगा हुआ है लीवर, और ये रहा यहाँ का गॉल ब्लैडर। ये हमारी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं फूड का जो डाइजेशन है वो फूड का डाइजेशन होगा कहाँ पर? स्टमक में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है? डाइजेशन। और डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन करता कौन है? वो करती है वेन्स। वेन्स डाइजेस्टेड फूड का क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन, या ब्लड डाइजेस्टेड फूड का क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन। और ये वेन जाकर खुलेगी वेना कावा, और वेना कावा जाकर खुलेगा हार्ट में, और हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स में, और लंग्स से प्योर होके ब्लड वापस कहाँ आएगा? हार्ट में, और फिर हार्ट से ब्लड कहाँ आएगा? लीवर में। ऐसा घूम फिर के चक्कर लगा के वो जो डाइजेस्टेड फूड था वो फूड किसको पहुंचेगा? लीवर को। हम चाहते हैं कोई शॉर्टकट निकाला जाए, सीधा रास्ता। और सीधा रास्ता ये है कि सीधा यहीं से ब्लड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है उनको सीधा कहाँ डाल दिया जाए? लीवर के अंदर। और ये जो सीधा डाल दिया जाता है वेन्स के द्वारा, स्पेशल वीनस के द्वारा, जो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में एक कनेक्शन बनाता है, इसी को हम नाम देते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल का सीधा मतलब है शॉर्टकट। देसी भाषा में बात करें तो शॉर्टकट को ही हम पोर्टल कहते हैं। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक टर्म यूज किया जाता है लीवर। तो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में स्पेशल वीनस कनेक्शन है, वेन्स का कनेक्शन है। घूम फिर कर जाने की जगह यहाँ चली गई सीधा। ऐसा ही हमारे पास है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम, स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। और ये रीनल पोर्टल सिस्टम भी वही शॉर्टकट कर रहा है कि सीधा जाकर किडनी में खुल रहा है। वेन सीधी जाकर किस में ओपन हो रही है? किडनी में। घूम फिर कर नहीं आया ब्लड और सीधा जाकर कहाँ चला गया? किडनी में। ऐसा रीनल पोर्टल सिस्टम भी यहाँ प्रेजेंट है। तो फ्रॉग में 2 पोर्टल सिस्टम है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। ये ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन। आगे बात करें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। फ्रॉग का अब हम देख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद में हमको 2 और सिस्टम पढ़ना रहेंगे, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें फ्रॉग वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम चले यहाँ पर तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होगा? वेल डेवलप्ड। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी फ्रॉग में कैसा है? वेल डेवलप्ड। और यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, 1 क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। वैसे ही समझो इधर, यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यहाँ पर क्या है? क्लोएका। ये इसके क्या क्या है यहाँ पर? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और यूरिनरी ब्लैडर साथ में, ये वाला यूरिनरी ब्लैडर। तो 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 क्या है? क्लोएका, और 2 यूरेटर्स हैं, और 2 क्या है? किडनी। यही मैंने यहाँ बताया।
1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, 1 क्लोएका, 1 यूरिनरी ब्लैडर। और किडनी की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? किडनी। कैसी होगी किडनी? कॉम्पैक्ट है। कैसी है? कॉम्पैक्ट, डार्क रेड कलर की, बीन शेप्ड है किडनी, कॉम्पैक्ट है और डार्क रेड कलर की है। कलर कौन सा है इसका? डार्क रेड कलर की है किडनी। कैविटी ऑन बोथ साइड कहाँ प्रेजेंट होगी? सिचुएटेड इन ए लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी, बोथ साइड्स ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड में, पीछे पोस्टीरियर्स, देखो यहाँ डायग्राम में, ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में ये वर्टिबल कॉलम है हमारी। इस वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ इस वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? किडनी। दोनों तरफ प्रेजेंट है किडनी और पोस्टीरियर सरफेस पर है ये बॉडी के। ठीक है, ये यहाँ बताया, पोस्टीरियर सरफेस पर बोथ साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम पर क्या प्रेजेंट है? किडनी। चलो आगे चलें। नेफ्रॉन जैसा ह्यूमन बींग्स में है, नेफ्रॉन क्या है? सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। और कोई एक नेफ्रॉन इज सेवरल नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग किडनी। आगे बात करें तो इन मेल फ्रॉग 1 पेयर ऑफ यूरेटर एक्ट एज ए यूरिनोजेनाइटल डक्ट ओपन्स इन क्लोएका। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ से देखें तो मेल में ये यूरेटर जो है, ये 1 पेयर ऑफ यूरेटर यहाँ बिहेव करते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट जैसा। ये से यूरिन भी पास होता है और इन्हीं से पास होते हैं स्पर्म। और इसको हम अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगी बात। तो यहाँ पर स्पर्म और यूरिन एक ही पाथ से जाता है, वो पाथ कौन है? यूरेटर। इसीलिए उसे क्या नाम दिया है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोल दिया है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। लेकिन फीमेल में चले यदि, इन फीमेल्स द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। वहां पर यूरिन का पैसेज के लिए यूरेटर अलग है और ओवम के पैसेज के लिए ओविडक्ट क्या है? अलग। स्पर्म और ओवम का जो पाथ है वो ओविडक्ट क्या है? सेपरेट। फीमेल में ये भी हम चलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आगे देखेंगे इसी लेक्चर में। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी। एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को यहाँ फिल्टर करने के लिए किडनी का काम क्या है? छानना। जैसे चाय छन्नी चाय पत्ती को छानती, वैसे एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को छानने का काम, फिल्ट्रेशन का काम कौन करती है? किडनी। और यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को कौन लेकर आता है? तो ब्लड लेकर आता है, किसमें? किडनी में। आगे बात करें तो 1 क्या है हमारे पास? यूरिनरी ब्लैडर। कैसी वाल होगी इसकी? थिन वाल। वाल कैसी है? थिन। और ये बलून जैसा है, जैसे इसमें यूरिन फिल्ड होगा ये क्या हो जाएगा? स्प्रेड, स्ट्रेच हो जाता है। प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। रेक्टम के सामने, फ्रंट में, वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर। जैसे इधर देखो, ये रेक्टम है और रेक्टम के वेंट्रल साइड में, फ्रंट साइड में क्या प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये वेंट्रल साइड में है एंड ओपन्स इन द क्लोएका। और किस में ओपन होता है? ये क्लोएका में। ये भी देख लो यहाँ पर, ये किस में ओपन हो रहा है? क्लोएका में। ये वाला रीजन क्या है? क्लोएका। और इसी में ये ओपन होता है, क्लोएका में। तो ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम भी यहाँ पर क्या कर लिया है? डिस्कस। अगला सिस्टम है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और फ्रॉग में अगर हम देखें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, तो वो क्या रहेगा? हाईली एवोल्व्ड हाईली डेवलप्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। वैसा ही जैसा किसमें था? ह्यूमन बींग्स में। यहाँ पर क्या होगा? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो मीन्स नर्वस न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये दोनों मिलकर एक साथ वर्क करेंगे, इसलिए इसे हमने नाम दिया है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल सिस्टम बना रहे हैं, वो पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन।
ह्यूमन बींग्स जैसा ही केमिकल कोऑर्डिनेशन यहाँ चलेगा। और इससे क्या होंगे? हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती है? हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स जो सिक्रेट हो रहे हैं वही क्या फॉर्म कर रहे हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। और ह्यूमन बींग जैसा ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी ह्यूमन बींग जैसी ही है। फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, यही ब्रेन में हाइपोथैलेमस से अटैच्ड। सेकंड थायराइड ग्लैंड, यहाँ नेक रीजन में। पैराथायराइड इसी के बैक साइड में नेक रीजन में। देन थाइमस यहाँ स्टर्नम में, स्टर्नम के पीछे। पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी ये भी ब्रेन में है पीछे की तरफ। एंड पेंक्रियाटिक आइसलैंड्स, पेंक्रियाटिक आइलेट्स जो है ये पेंक्रियाटिक ग्लैंड जो है, पेंक्रिया जो है उसी के अंदर प्रेजेंट होंगे। देन एड्रिनल ग्लैंड्स एंड गोनाड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स केप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन किडनी। एंड अनदर वन इज गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरी। एंड ऑल these glands are present in endocrine system, are chemical coordination। तो ये सारी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करेंगी? हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंड सेकंड वन इज नर्वस सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी को हम बोल सकते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा वो फॉर्म्ड होगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन। और ये हमारी वर्टिबल कॉलम रीढ़ की हड्डी में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या फॉर्म्ड कर रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। और हम पहले देख रहे हैं फ्रॉग में ब्रेन। ये किसकी बात चल रही है? फ्रॉग की। अपना मत समझने लग जाना, ये हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं। ब्रेन, इट इनक्लोज्ड इन ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। ये जो हमारा है बोन्स का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, वैसे ही फ्रॉग में बोन के स्ट्रक्चर को नाम दिया है बोनी बॉक्स। उसी में क्या रखा हुआ है? ब्रेन प्रोटेक्टेड है। ब्रेन मेन सेंटर है, इसलिए उसको ब्रेन बॉक्स के अंदर क्या किया है? प्रोटेक्ट। ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन फोर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट और मेन पार्ट ब्रेन का कौन सा है? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स होंगे, इस तरह से ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं यहाँ पर। और ऑल्फैक्टरी लोब्स का वर्क है स्मेल, स्मेल करती जो फ्रॉग, वो स्मेल ब्रेन के कौन से पार्ट से होगा? ऑल्फैक्टरी लोब। स्मेल का काम तो नोस्ट्रल करते हैं, लेकिन वो जो सिग्नल जाएगा वो ब्रेन के कौन से पार्ट में? ऑल्फैक्टरी लोब। अ पेयर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ये इस तरह से सेरेब्रल हेमिस्फेयर प्रेजेंट होते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरेब्रल हेमिस्फेयर। टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर आपस में ह्यूमन बींग्स में अटैच है कार्पस कैलोजम, लेकिन यहाँ कार्पस कैलोजम क्या है? एब्सेंट। मतलब यहाँ सेरेब्रम फॉर्म्ड नहीं होगा, क्या रह जाएगा? सेरेब्रल हेमिस्फेयर, पेयर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर। एंड थर्ड वन अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन वही थैलेमस हाइपोथैलेमस वाले पार्ट वाला यहाँ पर डायनसेफेलॉन होगा। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होंगे, ऑल्फैक्टरी लोब फोर ब्रेन में, सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। नेक्स्ट चले हम, नेक्स्ट ब्रेन का पार्ट है मिड ब्रेन, मिड पोर्शन, ये फ्रंट और ये मिड पोर्शन। मिड ब्रेन वन पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, यहाँ प्रेजेंट होंगे ऐसे ऑप्टिक लोब्स, ये लोब्स प्रेजेंट है और इनका वर्क क्या है? विजन, टू सी, देखने का काम है ऑप्टिक लोब्स का। तो देखने का काम तो फ्रॉग में आइज करती है, लेकिन वो ब्रेन के पास कौन सा पार्ट करेगा? ऑप्टिक लोब्स। थर्ड पार्ट यहाँ से देखें तो वो क्या है? हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन इज सेरेबेलम जिसका मेन फंक्शन है बैलेंस,
क्या करता है, ये बॉडी को बैलेंस करके रखता है। एंड नेक्स्ट वन इज मेडुला ओब्लांगेटा। और मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल। ब्रीथिंग हुआ, हार्ट बीट हुआ, इनको फ्रॉग में ब्रीथिंग हार्ट बीट जैसे स्ट्रक्चर्स को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। तो मेडुला ओब्लांगेटा और सेरेबेलम। लेकिन ह्यूमन बींग्स में पोन्स वेरोलाई है, यहाँ पोन्स वेरोलाई नहीं है, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा ही है केवल। और एक काम की बात, मेडुला ओब्लांगेटा पासेस आउट थ्रू द पोर दैट इज फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूस इनटू स्पाइनल कॉर्ड। कैसे क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। ये है हमारा ब्रेन बॉक्स। ये क्या है, ब्रेन बॉक्स। और इसमें रखा हुआ है, यहाँ पर ये रखा है हमारा ब्रेन। और इस ब्रेन से ये निकला यहाँ से मेडुला ओब्लांगेटा। और ये मेडुला ओब्लांगेटा जाकर अटैच हुआ है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ये है हमारा मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा इस स्कल वाले ब्रेन बॉक्स से बाहर निकलता है एक इम्पोर्टेंट पोर से, और उस पोर का नाम है, ध्यान रखना है, उस पोर का नाम है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम पोर से ये ब्रेन बॉक्स से कहाँ आएगा, बाहर। ये स्कल बॉक्स से कहाँ आएगा, बाहर। और किसके साथ अटैच होगा, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। कौन, मेडुला ओब्लांगेटा। तो यहाँ पर मेडुला ओब्लांगेटा किस पोर से ब्रेन बॉक्स से बाहर आएगा, एक फेमस क्वेश्चन है। फोरामेन मैग्नम किसके साथ अटैच होगा, स्पाइनल कॉर्ड। एंड स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन ए वर्टिब्रल कॉलम। ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर क्या होगी, घिरी अंदर प्रोटेक्टेड होगी स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। ये यहाँ हमने बात की ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको बोल सकते हैं पीएनएस। फर्स्ट पार्ट सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये वो पार्ट है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के दूसरे पार्ट से क्या करता है, कनेक्ट, पूरी बॉडी को कनेक्शन देता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टू टाइप्स की नर्व्स है, वन इज क्रेनियल नर्व्स एंड अनदर वन इज स्पाइनल नर्व्स। ये जो क्रेनियल नर्व्स है, ये क्रेनियल नर्व्स इस ब्रेन वाले पार्ट से एराइज होंगे। दे ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होने वाली नर्व्स को हमने यहाँ पर अभी अभी नाम दिया, क्या नाम दिया है, स्पाइनल नर्व्स। और क्रेनियल नर्व्स मतलब ब्रेन से एराइज होती हैं। और फ्रॉग में अगर ध्यान दें तो 10 पेयर्स ऑफ स्पाइनल और 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, प्रेजेंट। किसमें है ये, फ्रॉग में। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 10 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। नेक्स्ट चले अगर हम, तो थर्ड सिस्टम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये अपने आप वर्क करने वाला सिस्टम है। जैसे फियर, डर के टाइम पर, डर के टाइम पर अचानक आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती, कुछ आप कर ही नहीं सकते। डर गए तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हार्ट बीट इंक्रीज होगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना पसीना हो जाओगे, मुंह सूखने लगेगा, आंखें फटी रह जाएगी। ये सब जो है ये कंट्रोल करेगा कौन, सिंपैथेटिक सिस्टम। और फिर थोड़ी देर बाद में आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, सब डर भाग जाएगा, नॉर्मल हो जाओगे, वो कंट्रोल करेगा पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में चीज़ों को क्या रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। तो ये है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये इमरजेंसी की सिचुएशन में ही वर्क करते हैं। अगर आप बहुत ऊंचाई पर हो तो करते हैं काम, या फिर फियर के टाइम पर, डर के टाइम पर, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है तब भी ये वर्क करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। चलो अगला हम पार्ट देख रहे हैं सेंस ऑर्गन।
फ्रॉग के सेंस ऑर्गन की अब हम बात कर रहे हैं, और फ्रॉग में भी वही 5 सेंस ऑर्गन है जो ह्यूमन बींग्स में है, हमारे अंदर है। फर्स्ट सेंस ऑर्गन है टच, टच छूने वाला, टच करने वाला, और इस टच का रिसेप्टर है सेंसरी पेपिली। सेंसरी पेपिली जो होती है स्किन पर, वो टच का क्या करेंगी, रिसेप्टर्स हैं। देन टेस्ट, खाती है मेंढक, और जो खाना खाती है उसका टेस्ट जो करेगी वो कौन करेंगी, टेस्ट बर्ड्स। टंग के ऊपर क्या होंगी, टेस्ट बर्ड्स, वही टेस्ट करने का काम करेगी। स्मेल के लिए यहाँ पर है नेजल इपिथेलियल, क्योंकि नोस्ट्रिल से ही एयर जाएगी, और नाक ही तो स्मेल करती है, नोज स्मेल करती, नेजल एपिथेलियल। विजन के लिए यहाँ पर क्या लगाई है, आईज, देखने के लिए हमने देखा है लार्ज बल्ज्ड आईज, कहाँ लगी हुई है, स्कल के आई ऑर्बिट में ये फिट होती है आईज। एंड देन नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन जो है हियरिंग के लिए हमने लगाया है टिम्पेनम विथ इंटरनल ईयर्स। ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर हमारे जैसे इनमें प्रेजेंट नहीं होंगे, फ्रॉग में क्या प्रेजेंट है, इंटरनल ईयर्स विथ टिम्पेनम। टिम्पेनम आपको बाहर से दिखाई देगा, मेम्ब्रेन है ये टिम्पेनम, ड्रम है, क्या है ये, ड्रम, टिम्पेनम, और इंटरनल ईयर्स प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होंगे इसमें। तो ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन हुए फ्रॉग के। इनमें भी आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। इन 5 सेंस ऑर्गन में आईज एंड internal ears are well organized structures and rest are cellular aggregations around nerve endings। तो ये जो हमारी यहाँ पर नर्व्स है, जैसे हमने अगर नर्व्स देखी यहाँ पर, ये न्यूरॉन्स की एंडिंग यहाँ पर है, और इस न्यूरॉन एंडिंग पर मैंने यहाँ बताया सेलुलर एग्रीगेशन। बाकी में सेलुलर एग्रीगेशन, यहाँ पर सेल्स होंगी केवल, वो सेंस करेगी केवल, यहाँ पर कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम यहाँ फॉर्म्ड नहीं होगा, बस ये सेंस करेगी और ये न्यूरॉन्स को देगी, और न्यूरॉन्स लेकर जाएगा सिग्नल किसके पास, ब्रेन के पास। लेकिन अगर यहाँ देखें आईज और इंटरनल ईयर्स में, तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाएंगे, ये कुछ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे आईज एंड इंटरनल ईयर्स का। और आईज अगर हम देखें यहाँ से कैसा स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल, राउंडेड, वन पेयर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल। स्कल के ऑर्बिट में, आई ऑर्बिट में ये प्रेजेंट है कौन, आईज। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है, ईयर्स, ये दोनों ही तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पर। एक्सटर्नल ईयर्स absent, external ear absent, only tympanum can be seen externally, बाहर से देखने पर केवल टिम्पेनम दिखाई देगी। ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग, दो काम करता है ईयर, हियरिंग सुनने का भी और बैलेंस भी करता है। हमारे अंदर बैलेंस करने का काम भी कौन करेगा, ईयर्स। तो फ्रॉग के अंदर भी वो बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, ईयर्स। आप एक जोरदार थप्पड़ लगाओ कान के पास, व्यक्ति चक्कर खा के गिर सकता है, क्यों, क्योंकि कान केवल सुनने का ही काम नहीं करते हैं, बैलेंस का भी वर्क करते हैं, और वो बैलेंस का काम फ्रॉग में भी करेंगे ईयर्स। क्या क्या करेंगे, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ से क्या हुआ है, कंप्लीट। अब हम इस टॉपिक फ्रॉग में लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फ्रॉग में देखें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल सेपरेट हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। पहले देख रहे हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वन पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टिश्यू, ओवॉइड टेस्टिस, देखो ये ओवल टेस्टिस है, कितने, वन पेयर, और इनका कलर कैसा है, येलो, येलो कलर के ओवल शेप के क्या है, टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। adhere to the upper part of kidney by double folds of peritoneum called mesorchium। बहुत ही काम की बात लिखी है कि ये जो टेस्टिस है ये किडनी के साथ क्या है, अटैच,
और ये अटैच है मेम्ब्रेन से, और उस मेम्ब्रेन में डबल फोल्ड मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम की, जिसे एक स्पेशल नाम दिया है मिसोर्चियम। स्पेशल मेम्ब्रेन, डबल फोल्ड मेम्ब्रेन जो इसको अटैच कर रही है यहाँ पर, उसे नाम दिया है मिसोर्चियम। 10 to 12 वासा इफ्रेंसिया। अब हम यहाँ से बात करते हैं टेस्टिस में। एक टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का होने वाला है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म। और ये स्पर्म जो यहाँ फॉर्म्ड होंगे उन्हें वासा इफ्रेंसिया, ये रही पाइप यहाँ, ये वासा इफ्रेंसिया पाइप जो है वो पाइप, इसे वासा इफ्रेंसिया कहा। नंबर में कितनी होगी? 10 to 12। और ये जाकर किडनी के अंदर ओपन होती है एक केनाल। इस केनाल को हमने नाम दिया है बीडर्स केनाल। क्या नाम दिया इसको? बीडर्स केनाल। तो ये जो वासा इफ्रेंसिया है, कितनी होंगी ये? 10 to 12। ये टेस्टिस से एराइज होकर किडनी के अंदर जाएगी, फंक्शनली अटैच्ड है किडनी के साथ टेस्टिस। तो किडनी के अंदर इंटर होगी और किस में ओपन होगी? बीडर्स केनाल में। कौन ओपन होगी? वासा इफ्रेंसिया। नंबर 10 to 12। आगे चलें। वासा एफ्रेंसिया इंटर्स इनटू बीडर्स केनाल इन द किडनी। और ये वासा एफ्रेंसिया जाकर किडनी के बीडर्स केनाल में क्या हो गई? ओपन। और बीडर्स केनाल से स्पर्म और इधर किडनी से यूरिन, दोनों एक कॉमन डक्ट से जाने वाले हैं। उस डक्ट का नाम है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। जैसा मैंने बताया था, मेल में स्पर्म का पाथ और यूरिन का पाथ सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, जिसे नाम दिया है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसी से स्पर्म भी आएंगे और इसी से यूरिन भी आएगा, और ये दोनों एक कॉमन प्लेस पर आएंगे, जिस प्लेस का नाम है क्लोएका। Cloaca is a small medium chamber that is used to pass fecal material, urine and sperms। तीन चीजों को पास करने का कॉमन चेम्बर है कौन? क्लोएका, ये वाला। यहां से यूरिन भी जा रहा है, ये यहीं से स्पर्म भी जा रहे हैं, और यहीं से रेक्टम आया, फीकल मटेरियल भी यहीं से निकल रहे हैं। एक ही प्लेस से ये तीनों के तीनों मटेरियल पास होते हैं। किससे? क्लोएका से। तो ये हमारा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस से शुरुआत हुई, टेस्टिस से निकली वासा एफरेंसिया, बीडर्स केनाल में गई, वहां से यूरिनोजेनाइटल डक्ट, फिर वहां से क्लोएका, और क्लोएकल अपर्चर से स्पर्म्स कहाँ चले गए? बॉडी से बाहर निकल गए। बाहर मतलब कहाँ जाएंगे? वाटर में। कहाँ जाने वाले हैं? वाटर में। ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। चलो आगे चलें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर अब मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाया है। अ पेयर ऑफ ओवेरीज सिचुएटेड नियर किडनीज। सिचुएटेड नियर किडनी, ये वन पेयर ऑफ ओवेरी सिचुएटेड नियर किडनी, ये एड्रिनल ग्लैंड है किडनी की। किडनी पर कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड से जो दिखाई दे रही। और इसी के पास में, किडनी के पास में कौन है? वन पेयर ऑफ ओवेरी। नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी। किडनी के साथ कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है ओवेरी का, जैसा अभी हमने देखा था किसमें? टेस्टिस का फंक्शनल कनेक्शन था किडनी के साथ। ओवेरी का फंक्शनल कनेक्शन किडनी के साथ नहीं है। वन पेयर ऑफ ओविडक्ट arise from ovary opens into cloaca separately। ये बहुत काम की बात। देखो, ओवेरी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? ओवा। और ओवा के लगभग यहाँ पर नंबर होते हैं 2500 to 3000 ओवम प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। और वो ओवा आएंगे किसमें? ओविडक्ट। ये डक्ट कौन सी है? ओविडक्ट। यहां से ये इस तरह से ओपन होते हैं किसमें? क्लोएका। और इधर किडनी से आ रहा है यूरिन, वो भी कहाँ आता है? क्लोएका में। तो हम देखते हैं कि किडनी से आने वाला यूरेटर और ओवम को लाने वाला ओविडक्ट, ये सेपरेटली पाइप ओपन हो रही है किसमें? क्लोएका में। यूरेटर और ओविडक्ट सेपरेटली ओपन हो रही है कहाँ? क्लोएका में। जबकि मेल में ऐसा नहीं था,
मेल में यही पाइप यूरिनोजेनाइटर डक्ट थी जो क्लोएका में क्या हो रही थी, ओपन। यहाँ ये ध्यान रखना काम के बाद। फीमेल लेस 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। एक ही टाइम पर ओवा कितने लेस करेगी, 2500 to 3000। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, वाटर में। इसलिए रेनी सीजन में ही फ्रॉग बाहर आते हैं, गड्ढों में पानी भरता है, फिर रात के समय टर टर की आवाज लगाता है मेल, और फिर उनके बीच में कॉपुलेशन होता है, और कॉपुलेशन के बाद मेल स्पर्म रिलीज करेगा और फीमेल ओवम रिलीज करेगा। और वो कहाँ रिलीज करेंगे, वाटर में। और वाटर में ही एक्सटर्नल क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर नहीं, फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वाटर में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। फिर इसके बाद में फर्टिलाइज्ड एग, मैच्योर एग का एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखें तो मैच्योर एग की हैचिंग होगी, और हैचिंग से क्या निकलेगा, टेडपोल लार्वा। ये ऐसा दिखने वाला लार्वा इस टाइप करेगा, टेडपोल लार्वा। और ये लार्वा जो है, ये लार्वा एक्वेटिक हैबिट, मतलब पानी में ही रह सकता, बाहर नहीं रह सकता, फिश जैसा है। इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है, इसलिए ये वाटर में सरवाइव करता है। इसलिए तो गड्ढों में ही, पानी में ही मेंढक क्या करेगा, फ्रॉग क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। और पूरी प्रोसेस यहाँ पर पॉपुलेशन की, रिप्रोडक्शन की कहाँ चलेगी, वाटर में, क्योंकि लार्वा ओनली सर्वाइव इन वाटर। फिर लार्वा में क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस। इसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि लार्वा में टेल है, लार्वा में लेग अब्सेंट है, फ्रॉग में लेग है और टेल अब्सेंट है। ये लार्वा चेंज हो जाएगा किसमें, एडल्ट में। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, मेटामॉर्फोसिस। इस तरह से एम्ब्रियो का क्या हो जाएगा, फ्रॉग में डेवलपमेंट। क्या फ्रॉग हमारे लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल। एक लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। हमारे लिए फ्रॉग बेनिफिशियल है। ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। क्रॉप को, फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाते हैं, इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स को कौन ईट कर जाता है, फ्रॉग। फ्रॉग का फेवरेट फूड है इंसेक्ट, और इसलिए वो क्रॉप को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट। फ्री में आपको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड मिल रहा है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, लिंक्स ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है किसके द्वारा, फूड चेन और फूड वेव। क्योंकि ये इंसेक्ट को कम करेगा, कौन, फ्रॉग। फिर फ्रॉग को पॉपुलेशन कंट्रोल कौन करेगा, स्नेक। इस तरह से फूड चेन बन जाती है, और फूड चेन और फूड वेव ही इकोलॉजिकल क्या बनाते हैं, बैलेंस। सबकी जो क्वांटिटी है यहाँ पर इस अर्थ पर वो बराबर रहती है। ऐसा नहीं कि इंसेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फ्रॉग बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सब इकोलॉजिकल बैलेंस में है, और वो बैलेंस फ्रॉग बनाने का काम कर रही है। मस्कुलर लेग, hind limbs, muscular legs of frogs are used as a food by men in some countries। सभी में नहीं खाया जाता, मैंने जैसा बताया था। इस फ्रॉग के हाइंड लिम्स जो थे वो क्या थे, मस्कुलर लेग्स, और उनको कुछ कंट्रीज में खाया जाता है। और यही तो बेनिफिट्स है किसके, फ्रॉग के। तो 3 फ्रॉग्स के क्या देखे हमने, बेनिफिट्स। तो यह फ्रॉग जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। कुछ हम यहाँ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं अब। सबसे पहला, मैच द कॉलम। टच, टच के लिए हमारे पास में है सेंसरी पेपिला। स्मेल मतलब नाक से लेंगे, और उसके लिए क्या है, नेजल एपिथीलियम। क्रेनियल नर्व्स जो है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों अभी बताया हमने किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और मेडुला ओब्लांगेटा पासेस थ्रू फोरामेन मैग्नम पोर। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड सब जगह है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, यहाँ नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचे दोनों। सी का फोर्थ, सी का फोर्थ दोनों में है। कौन से बचे हमारे यहाँ पर, सी का सेकेंड है यहाँ, और यहाँ सी का फोर्थ, मतलब ये डी आंसर हमारा क्या आ गया है, करेक्ट।
ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। तो हमारा फोर्थ आंसर यहां से क्या आया है, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन डायग्राम से, यहाँ पर गिवन डायग्राम से फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है। वन पेयर ऑफ ग्रीन कोनिकल टेस्टिस, ग्रीन कलर नहीं है यहाँ पर तो येलो कलर है, ये स्टेटमेंट गलत। टेस्टिस एडेड टू लोअर पार्ट ऑफ किडनी बाय पेरिटोनियम फोल्ड कॉल्ड मेसोर्शियम, ये भी रॉन्ग है। लोअर पार्ट नहीं, किडनी का कौन से पार्ट पे है, अपर पार्ट पे लगी है, लोअर पे नहीं है, ये भी गलत है। 20 to 25 वासा एफरेंसिया एराइज फ्रॉम ईच टेस्टिस, ये भी गलत है। अभी देखा हमने 10 to 12 होना चाहिए। देन वासा एफरेंसिया इंटर्स इनटू किडनी एंड ओपन्स इनटू बिडरकिनास, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वासा एफरेंसिया टेस्टिस से निकलकर किडनी में बिडरकिनास में ओपन होती है। चलो नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन, हम यहां से assertion and reason, frog helps in maintain ecological balance, बिल्कुल करेक्ट है। फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करती है, अभी देखा हमने। रीजन देखें, स्पीसीज वेयर मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट लिंक्स इन फूड चेन एंड फूड वेव, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इकोलॉजिकल बैलेंस वही कर सकती जो फूड चेन और फूड वेव में अपनी लिंक्स बनाती है, बिल्कुल सही है। तो एसेसन भी सही और रीजन भी सही है, मतलब एसेसन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन, मतलब इसका ए ही ऑप्शन आएगा, वो क्या रहेगा, करेक्ट। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ का हम, सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग्स, टेस्टीज, बीडर्स कैनाल, नहीं सीधा बीडर्स कैनाल नहीं आएगा। टेस्टिस से क्या निकलेगी, वासा एफरेंसिया, किडनी में जाएगी, बिल्कुल सही। सेमाइनल वेसाइकल में नहीं जाएगी। टेस्टिस से वासा एफरेंसिया निकली, बीडर्स कैनाल में गई और यूरेटर में तो नहीं जाएगी यहाँ पर सीधा। टेस्टिस वासा एफरेंसिया किडनी में जाएगा, बीडर्स कैनाल यूरिनोजेनाइटल डक्ट देन क्लोएका, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। तो वासा एफरेंसिया किडनी में जाएगी, बीडर्स कैनाल में ओपन होगी, और बीडर्स कैनाल किस में ओपन होती है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और क्लोएका के थ्रू कहाँ चले जाएगी, बाहर। ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। अब ये जो हमारा फ्रॉग था, ये फ्रॉग हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना इसको ना भूलें, और इसी तरह हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहे वन शॉट वीडियो के साथ। हम अगली बार अगले वीडियोस लेकर आएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा कॉकरोच। थैंक यू।